उत्तरी अमेरिका। और कौन कौन सा आएगा? इंडिया कैसे आएगी? इंडिया नॉर्थ में है, साउथ में ही है ना। तो क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका आएगा, यूरोप आएगा, आएगा कि नहीं? एशिया आएगा, इंडिया नहीं आएंगे। ये गोंडवाना लैंड की बात चल रही है। इसी 33 सागर के अवसाद से कौन सा पर्वत का निर्माण हुआ है? हिमालय बनी है। इसका मतलब कि हिमालय दक्षिण वाला भाग हो जाएगा ना। किसका भाग होगा? गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंगारा लैंड में कौन कौन सा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया हो गया। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन होगा? एश, ठीक है। हाँ, एस भारत में हो जाएगा। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका हो जाएगा। किसमें आ जाएगा? गोंडवाना लैंड में। ये वाला गोंडवाना लैंड में, ठीक ना। और ये सभी अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर जो था, उसी के गाद से हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ है। और इसके चारों तरफ से घेरने वाले जो महासागर था उसको कहते थे पैंथालासा सागर। और जिसके बारे में कहा जाता है कि पैंथालासा सागर क्या था? ये प्रशांत महासागर। इसको पहले लिख लीजिए। लॉरेंसिया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मतलब इसके दक्षिण साइड में कौन सा हो गया? गोंडवाना लैंड का। और उत्तर साइड में कौन सा हो गया? अंगारा लैंड और लॉरेंसिया का। अंगारा लैंड में कौन कौन सा आएगा? अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, रशिया सब आ जाएगा, एशिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। 33 सागर कहां से गुजर रही थी? हिमालय पर्वत का ही निर्माण हुआ ना, यही 33 सागर गुजरा होगा। इसका मतलब इसी के अवसाद से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और चारों तरफ अब इसके देखिए, इधर कौन सा है? प्रशांत, इधर क्या है? प्रशांत। वेगनर ने बताया है कि ये जो पैंथालासा सागर था ये पूर्वकालिक प्रशांत महासागर था। समझ में आया? ये चारों तरफ से क्या था? ये प्रशांत महासागर था, जो आज में हकीकत में वही है कि नहीं? ये दोनों को, ये पॉइंट जब यहां से मिलाइएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा? ग्लोब बनेगा। तो ये प्रशांत महासागर है चारों तरफ इसका लगभग। वही कह रहा है कि पैंथालासा सागर जो है क्या है? अभी प्रशांत महासागर है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। वेगनर के अनुसार पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुआ। कार्बोनिफेरस युग, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वो वैज्ञानिक काल संरचना पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कार्बोनिफेरस युग कौन सा था, परमियन कौन सा था, ठीक ना, कब आया, कितने समय से स्टार्ट इसका हुआ था, ये सब नेक्स्ट टॉपिक यही है। तो कार्बोनिफेरस युग में स्टार्ट हुआ था। किसका विभाजन? ये पैंजिया का विभाजन। क्योंकि पहले तो कम्पैक्ट ब्लॉक था ना ये, इसका विभाजन किस युग से स्टार्ट हुआ? कार्बोनिफेरस युग से स्टार्ट हुआ। लिखिए। और महाद्वीपों का वर्तमान रूप पैंजिया के टूटने और महाद्वीपों का वर्तमान रूप पैंजिया के टूटने और इन टूटे हुए स्थल खंडों को प्रवाहित होकर
पैंजिया के टूटने और इन टूटे हुए स्थलखंडों को, पैंजिया को टूटने और इन क्या लिखे, महाद्वीपों का वर्तमान रूप पैंजिया के टूटने और इन टूटे हुए स्थलखंडों का प्रवाहित होकर अलग होने के फलस्वरूप हुआ है। महाद्वीप के और महासागरीय तल सीमा से बने हुए हैं एवं सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। विस्थापन के लिए अब बात ये होती है ना कि आखिर जब ये कॉम्पैक्ट ब्लॉक था, एक जगह थी पैंजिया के रूप में, तो कौन सा ऐसा शक्ति आई या कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण ये एक दूसरे से अलग होने लगे। दूसरी बात, ये कार्बोनिफेरस युग में क्यों स्टार्ट ऐसा हुआ, इसके पहले कौन सी ऐसी शक्ति थी जो इसको जोड़ करके रखा हुआ था। समझ में आ रहा है वेगनर क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए वेगनर ने दो सिद्धांतों और दो मौलिक बल का उदाहरण दिया है। उत्प्लवनशीलता सुने हैं ना, उत्प्लावन बल। वेगनर कह रहे हैं कि यही दो बल था, यही जो ताकत थी, यही दो फोर्स था जिसके कारण क्या हुआ है, कंटिनेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, प्रवाह हुआ है। कौन कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल या उत्प्लावन बल। दूसरा कौन सा, ज्वारीय बल। अब इसको समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल में क्या संबंध है, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल में क्या संबंध है। बायोन्सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत सुने हैं, क्या है वो, करेक्ट। इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल में दोनों विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब खींचना और उत्प्लावन का मतलब धकेलना। उत्प्लावन बल कहाँ काम करती है, पानी में करता है ना। किसी भी चीज को, किसी भी ठोस टुकड़े को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या करती है, ये बल लगता है ना कि उसको ऊपर ढकेलने का प्रयास होता है ना इसमें, और गुरुत्वाकर्षण में नीचे खींचने का प्रयास होता है। दोनों अलग अलग है। अब दो बल कैसे काम करता है, पृथ्वी हम बताते हैं सियाल सीमा और नीचे, सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। चूंकि सीमा जो क्या है, ये दुर्बल मंडल से बना हुआ प्लास्टिक जोन है, ये जिसपे ग्लाइड करता है। मतलब अगर मैकेनिकल डिवीजन में देखा जाए तो उसको स्टेनोस्फेयर कह रहे हैं, ठीक ना। स्टेनोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, कौन सा, लिथोस्फेयर क्या रहा है, ग्लाइड कर रहा है। अब दो बल है, एक तो ऊपर की ओर लगता है और दूसरी बल है नीचे की ओर लगता है। इसका मतलब है कि जब दोनों ताकत बराबर होगी तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। जितनी ताकत से किसी चीज को आप ठेल रहे हैं, उतनी ताकत से कोई दूसरा आदमी उधर से ठेल रहा है, उसमें क्या होगा, कुछ होगा अगर बराबर होगी तो। इसका मतलब है कि ये बल डायरेक्ट इस दिशा में नहीं लग रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, अगर मेरी पृथ्वी पूरी तरह से गोल होती तो मान लिया ये ब्लॉक है, सपोज दैट यहाँ अमेरिका वाली स्थिति है, अमेरिका यहाँ स्थित है, ये ब्लॉक है, यहाँ यूरोप है, अलग अलग हो रहा है सभी, ये दक्षिण अफ्रीका है और मान लिया सपोज दैट ये नॉर्थ अमेरिका है, एक जगह से दूसरी जगह घसते हैं, भाग हुआ है ना। ये दो बल काम क्या था, पृथ्वी के अंदर से गुरुत्वाकर्षण बल और क्या था, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता था, ये क्या कौन सा फोर्स है, उत्प्लावन है, और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। एक तो नीचे से ऊपर ठेलता है, दूसरा ऊपर से नीचे खींच रहा है।
अगर ये होती है ऐसा तो ऐसा नहीं होता। अगर ये पृथ्वी पूरी तरह से गोल होती तो शायद ये कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन पृथ्वी क्या है, अंडाकार है ना, क्या है, मतलब चपटी है, इस तरह से है ना लगभग। तो ये बल इस दिशा में नहीं लग करके किस तरह से हो जाते हैं, इस तरह से लग जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब है कि फिसल जाता है, और फिसलने का कारण क्या होगा, कंटिनेंट एक दूसरे से फिसलेंगे। फिसलेंगे कि नहीं फिसलेंगे? दूसरी बात, ये बल समझ में आ गया। दूसरी ज्वारीय बल है। ज्वार कहाँ उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा कहाँ आती है, समुद्र में आता है। किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, पहला बात। पृथ्वी की रोटेशन के कारण होती है, दूसरा बात। ये सभी चीजें मिला करके ज्वारीय बल होता है, ज्वार भाटा आती है। तो ज्वारीय बल जब काम करता है तो पृथ्वी का रोटेशन किस दिशा से किस दिशा में है, पश्चिम से पूरब। तो जब इस दिशा में है, इधर ईस्ट है ना, इधर वेस्ट हो गया, पृथ्वी का रोटेशन इस तरह से हो रहा है। समझ में आया? अब सूर्य और चंद्रमा का जो बल है, दूसरी बात, ये क्या है, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 0 डिग्री हो गया, इसके नॉर्थ और इसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो गया। ये हो गया कैंसर, ये हो गया कैप्रिकॉर्न, मतलब ये हो गया कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। पृथ्वी अब किस दिशा में घूम रही है, देख ध्यान से, इस दिशा में घूम रही है। अब सपोज दैट, मान लिया यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, ये मेरा हाथ क्या है ना, यहाँ पे सूर्य की स्थिति है। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, पृथ्वी की दिशा में है, उस दिशा में है। इसका मतलब है किसी चीज पे चलती हुई चक्का पे हम प्रेशर डालेंगे तो गति उसका धीमा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये पंखा चल रहा है, इसको समझिए, क्या ग्लोब, हाँ ग्लोब लाइए, लाइए और अच्छा समझ में आएगा, जल्दी लाइए। हाँ, और प्लेट की गति रुक जाकर के किधर किस दिशा में भागेगा, ये होगा कि नहीं? पश्चिम की तरफ रुकेगा। मतलब पहली बात तो अभी चलेगी नहीं, लेकिन ये रुकेगी। और इसका दिशा किस तरह से होगा, क्योंकि अगर रुकेगी भी तो पहले जो यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट अब यहाँ घसक के चला गया, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है। इसका मतलब कि यहाँ वाला जो ब्लॉक है अस्थिर हो गया। इसका जो गति होगा किस दिशा में होगा, बहाव किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। ज्वारीय बल की कारण किसका, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण जब पृथ्वी की प्लेट जो है, सॉरी महाद्वीप का जो विस्थापन होगा किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। समझ में आया कुछ? नहीं आया? ऐसे समझिए, इसके नीचे ये इसका सेंटर पॉइंट होगा 3071 किलोमीटर पे, 3 भाग में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल ऊपर वाली भाग हो गया, इसके नीचे वाला तह जो डेप्थ होगा सीमा से बना हुआ होगा, और सीमा के ऊपर क्या हो रहा है, सियाल तैर रहा है। अब तैर रहा है, मान ले किसी तरह से, अब इसके ऊपर मान ले किसी तरह से तैर रहा है, सपोज दैट। अब इसको हम मान लिया, इसको रोकना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको हम रोकना चाहते हैं, और रोक रहे हैं किस बल से, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण रुक रहा है ना यहाँ पे। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के जो कारण रुक रही है, तो जब इस दिशा में ये चल रहा था तो इसको रोकेंगे तब इधर रुकेगा ना, इस दिशा में चलना चाहिए, क्योंकि इसका दिशा क्या है, इधर है। तो ये क्या होगा, इस तरह से रुकेगा, अस्थिर होगा। हाँ, ये जो रोटेट कर रहा था इस तरह से, अब क्या होगा, इस पर बल लगाएंगे तो रुकेगा ना। लेकिन नीचे वाली जो प्लेट है, ऊपर वाला प्लेट हम रोक दिए, लेकिन क्या किस पे तैर रहा था, ये सीमा जो, सॉरी सियाल जो था सीमा पे, सीमा तो नहीं रोक पाए ना हम। सीमा क्या हो गया, आगे बढ़ते चला गया। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? सीमा जो है वो आगे चल रहा है, पीछे मतलब वो अंदर में चलते चल रहा है वो। सियाल सिर्फ हम रोके हैं। समझ में आया? सियाल मतलब उस ब्लॉक को, उस महाद्वीप को हम रोके हैं। इसका मतलब है कि अभी इसका दिशा, जो महाद्वीप का दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम की दिशा में होगा कि नहीं होगा? क्लियर? कोई समझने में
यही कॉन्सेप्ट था। तो इसका दो बल लिख लिए, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। दूसरा कौन सा? ज्वारीय बल। ठीक है, ये दो मुख्य बल था इसका रोकने में और बनाने में। अब लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा 2 लाइन। प्रायः ये दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कौन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन। प्रायः ये बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परंतु पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार है, परंतु पृथ्वी गोलाकार न होकर अंडाकार रूप में है, इसलिए ये बल प्रत्यक्ष रूप से विपरीत दिशा में नहीं होते। प्रत्यक्ष रूप से विपरीत दिशा में नहीं होते। विपरीत दिशा में नहीं होते। फलतः फलतः महाद्वीप भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने लगा, जिस फलित पर्वत का निर्माण हुआ। जैसे में एटलस हिमालय, जैसे में एटलस हिमालय, दूसरा ज्वारीय बल। दूसरा में ज्वारीय बल में सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल में लिखना है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल उत्पन्न हो जाता है। और यह बल पृथ्वी के घूर्णन को रोकने का काम करता है। और यह बल पृथ्वी के घूर्णन को रोकने का काम करती है। फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग घूर्णन में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाती। फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग पृथ्वी के घूर्णन में साथ नहीं दे पाती। और पीछे रह जाती है। इस प्रकार स्थल भाग पश्चिम की ओर स्थानांतरित होने लगा।
इस प्रकार स्थल भाग पश्चिम की ओर स्थानांतरित होने लगा। अब देखिए, ज्वारीय बल गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल के कारण मूवमेंट किस दिशा में था? भूमध्य रेखा की तरफ। ज्वारीय बल के कारण पृथ्वी की जो ब्लॉक है, महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट है, किस दिशा में प्रवाहित हुआ है? पश्चिम की ओर। ध्यान रखिएगा, ये पीटी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ज्वारीय बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ज्वारीय बल उत्पन्न होती है, उससे जो बल लगता है पृथ्वी उसके अपेक्षा किस दिशा में प्रवाहित होने लगा था? महादेश पश्चिम दिशा में, ठीक ना। और उसका किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण और उत्प्लावन बल के कारण पृथ्वी के जो है महाद्वीप का जो विस्थापन हुआ था भूमध्य रेखा की तरफ हुआ था, ठीक है। इस प्रकार स्थल भाग के पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण होने लगा। इस प्रकार स्थल भाग या महाद्वीप का पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण इस प्रकार स्थल भाग या महाद्वीप का पश्चिम की ओर विस्थापित होने के कारण अंध महासागर अटलांटिक ओशियन पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के कारण अंध महासागर कौन सा, किसके नाम से जाना जाता है? अटलांटिक ओशियन को कहते हैं ना अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। देख लीजिए इसको, पश्चिम दिशा में गया है ना ये। पहले इसकी पोजीशन देखेंगे, यहाँ फिट करने के बाद रिफिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक जो है, ये दोनों महाद्वीप है, इसका विस्थापन किस तरह से? इधर वेस्ट है ना और इधर ईस्ट है कि नहीं? इसका मतलब है कि इधर खसक गया है। समझ में आया? अब है ये सिद्धांत थ्योरी का जो मेन क्लियर कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो चुका है। अब वेगनर इस अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ साक्ष्य देते हैं, ठीक ना। वो प्रमाणित होता है कि हकीकत में ऐसा हुआ होगा। अब हेडिंग डालिएगा, वेगनर का प्रवाह सिद्धांत। वेगनर का प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य, वेगनर के प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य। पहला प्रमाणित होता है, पहला साक्ष्य एविडेंस जो होता है, क्या होता है? जिगसॉ फिट। जिग, JIG, जिग SAWFIT। नो, ये एक में है, ये अलग है। जिगसॉ फिट साम्य स्थापना। साम्य स्थापना किसके लिए यूज किया गया है? अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है, दोनों को जब एक दूसरे में हम रिफिट करेंगे, वो क्या हो जाएगा? एक ब्लॉक जैसा दिखेगा, है ना। इसी को कहते हैं जिगसॉ फिट साम्य स्थापना। यहाँ साम्य स्थापित होगी कि नहीं होगी? ये वाला देखिए, इसको यहाँ फिट करेंगे, हो जाएगा ना। ये प्रमाणित देते हैं, ये प्रमाण देते हैं, ये साक्ष्य देते हैं। कौन? वेगनर। ये जिगसॉ फिट है किसको? ये ब्राजील, अर्जेंटीना, ये जो देश है किस पे है? साउथ अमेरिका में। ये सभी इस ब्लॉक को, इस महाद्वीप को, इस महादेश को कहाँ फिट करेंगे? अफ्रीका में। ये टोटल क्या है? अफ्रीका है ना, ये टोटल अफ्रीका हो गया। और ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका के साथ हम फिट करेंगे, इसकी पोजीशन यहाँ घुस जाएगी, एकदम वो फिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं जिगसॉ फिट या साम्य स्थापना। इसमें लिखिए, वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में
वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में अटलांटिक महासागर के दोनों तटों अटलांटिक महासागर के दोनों तटों की भौगोलिक एकरूपता का प्रमाण दिया। का भौगोलिक एकरूपता, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों का भौगोलिक एकरूपता का प्रमाण दिया। भौगोलिक एकरूपता भौगोलिक दृष्टि से एकरूप है कि नहीं? अब यहां ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का, तो ये कौन सा ईस्टर्न होगा या वेस्टर्न मार्जिन होगा? कौन सा होगा? अमेरिका की अगर बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका का ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये वाला पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न मार्जिन होगा या वेस्टर्न, मतलब पश्चिमी वाला किनारा होगा या पूर्वी वाला किनारा होगा? ये दक्षिणी अमेरिका है। और इस किनारे की हम बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका का इस किनारे की बात है, कौन सा किनारा होगा? पूर्वी किनारा है ये पश्चिमी किनारा? क्यों कंफ्यूजन होता? नहीं, हम अभी सिर्फ उसमें सटा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये कौन सा किनारा होगा और ये कौन सा किनारा होगा। हम दक्षिणी शब्द मेरा समझिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, महादेश जो है, तो दक्षिणी अमेरिका जो है ये वाला किनारा, ये पूर्वी किनारा है या पश्चिमी किनारा है? किसी का रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका का ये वाला कौन सा किनारा है, बस। सब सेंटेंस मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये। चूंकि आप लोगों को पता है, जब यहां हम ऑलरेडी लिखे हैं, इस साइड पश्चिम होता है और इस साइड पूरब होता है, ईस्ट होता है, और इस साइड वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। तो इसका किनारा कौन सा होगा और इसका किनारा कौन सा होगा? पूर्वी किनारा होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अभी तो हम, मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ यही था ना कि सिर्फ इसका किनारा कौन सा होगा। अब हम दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी किनारा को और अफ्रीका के पश्चिमी किनारा को सटाएंगे, समझ में आया? दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी किनारा को अफ्रीका के पश्चिमी किनारा में सटाएंगे तो ये रिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं अंध महासागर, अटलांटिक महासागर का, तो इसका भी एक किनारा है, ये अंध महासागर है ना, अटलांटिक महासागर है बीच में, तो ये तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा। अगर ये सेंटेंस ही बदलते हैं कि अमेरिका नहीं कह करके हम कहते हैं अटलांटिक महासागर का ये कौन सा किनारा होगा? यहाँ पे पश्चिमी किनारा हो जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या लिखाए हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को कौन सा प्रमाण दिए? भौगोलिक एकरूपता का प्रमाण दिए हैं। और भौगोलिक एकरूपता का मतलब है कि ये वाला किनारा इस कंटिनेंट का किनारा इस कंटिनेंट के किनारे के साथ भौगोलिक एकरूपता के साथ बंधे हुए हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं जिग्सॉफिट साम्य स्थापना। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? दूसरा पॉइंट, भूवैज्ञानिक समानता। भूवैज्ञानिक समानता इसमें लिखना है। विस्थापित महाद्वीपों के किनारे में विस्थापित महाद्वीपों के किनारे में चट्टानों की समरूपता विस्थापित महाद्वीपों के किनारे में चट्टानों की समरूपता, समानता तथा आयु में समान प्रकार का होना। चट्टानों का समरूपता, समानता तथा आयु में समान प्रकार का होना
भ्रंश, प्लेसर, भ्रंश, प्लेसर, भ्रंश, प्लेसर, खनिज आदि का बताएंगे, खनिज आदि का विस्थापन, खनिज आदि का विस्थापन खनिज आदि का विस्थापन दोनों किनारों पर भूवैज्ञानिक समानता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। भूवैज्ञानिक समानता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्या क्या लिखा है दोनों किनारे पे? अब यहाँ की जो चट्टाने होगी, इस किनारे की चट्टाने इस किनारे की चट्टाने के साथ मेल खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा ना। दूसरी बात, इस चट्टान की जो आयु होगी यहाँ की, ये बनने से लेकर के अभी तक की जो आयु होगी, इस चट्टान के किनारा में भी बनने की जो आयु होगी सेम होगा। समझ में आया? ये भूवैज्ञानिक समानता प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अमेरिका व यूरोप में स्थित हर्सिनियन बलन हाँ बताएंगे। ये काल है माउंटेन निर्माण का, पर्वत जो बना है ना, हर्सिनियन बलन। तीसरा पॉइंट इसका बताएंगे। ये जो हर्सिनियन बलन है ना, ये हाँ प्लेसर जो होता है ना, ये निक्षेप होता है। क्या होता है? डिपोजिट। बहा करके ला करके एक जगह जो जमा किया जाता है, डिपोजिट है, वो प्लेसर है। ठीक ना, प्लेसर के रूप में है वो। तीसरा में क्या होगा? नवीन वलित पर्वतों का निर्माण। तीसरा। और ये सभी पॉइंट किस में जा रहा है? प्रमाण दे रहे हैं कि हकीकत में महाद्वीप का विस्थापन हुआ है। तुम देख लो इस चीज को। नवीन वलित पर्वतों का निर्माण। लिखिए, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतों का निर्माण। उत्तरी अमेरिका के रॉकीज अभी बताए थे ना कि रॉकीज कहाँ पे है? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज। ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, इसका एंडीज, और ये रॉकीज पर्वत का निर्माण इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में इन महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में खिसकने से हुआ। पश्चिम दिशा में खिसकने से हुआ। ये तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। प्लेट टेक्टोनिक जब हम पढ़ा रहे थे, उसमें भी हम यही बोले थे ना कि हाँ, इसके बीच में, इस महासागर के बीच में कौन सा कटक है? मध्य अटलांटिक कटक था। जिससे क्या होता है? तापीय संवहन धारा के कारण क्या होती है? प्लेट, नया प्लेट का निर्माण होता है, और ये प्लेटें निर्माण होकर इधर जाती है। ये प्लेटें निर्माण हो, सॉरी, ये कंटिनेंटल प्लेट है, इधर आ रहा है, और ये ओशियनिक प्लेट है, इधर जा रहा है।
समझ में आ रहा है। दूसरी बात यहाँ देखते हैं, ये भी कंटिनेंटल प्लेट इधर जा रहा है, ये ओशियनिक प्लेट इधर जा रहा है, इसीलिए तो इस कंटिनेंटल ये ओशियनिक प्लेट का सबडक्शन किसमें हो गया, कंटिनेंटल प्लेट में। और कंटिनेंटल प्लेट में जैसे सबडक्शन हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, रॉकित पर्वत एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ था। समझ में आ रहा है ना। यह भी प्रमाण देते हैं कि ये दोनों स्थानों पे रॉकित पर्वत और एंडीज पर्वत का पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि महाद्वीप का विस्थापन हुआ था। तीसरा चौथा पॉइंट समझ लीजिए, लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। चौथा पॉइंट में लिखे, पुरातन जलवायु। पुरातन जलवायु में समझा चुके हैं। पुरातन जलवायु क्या हो सकता है, साइबेरिया में पहले क्या होगा, इसका मतलब उष्ण और आर्द्र जलवायु होगी और घने जंगल से भरा हुआ होगा वो, है ना। पुरातन जलवायु के बारे में ही लिखना है, लिखिए। उच्च अक्षांशों में कोयला का पाया जाना, उच्च अक्षांशों में। अब देखिए मैंने शब्द मैंने क्या यूज किया है, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, उच्च अक्षांश का मतलब अब इसको समझिए, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश किसको कहेंगे, या मध्यवर्ती अक्षांश किसको कहेंगे। मध्यवर्ती तो हम बांटे हैं 0 डिग्री, और 0 का मतलब होता है निम्न, 0 का मतलब निम्न हुआ ना, और उच्च अक्षांश का मतलब 90 डिग्री हो जाएगा ना। उच्च अक्षांश का मतलब पोल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो उच्च अक्षांश हो गया, ये निम्न अक्षांश हो गया। कौन सा अक्षांश हो गया, निम्न अक्षांश। इसका मतलब है उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश के बीच वाला जो भाग हो गया मध्यवर्ती अक्षांश कहेंगे उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको क्या कहेंगे, मध्यवर्ती अक्षांश कहेंगे। तो उच्च अक्षांश का मतलब शीत प्रदेश, पोलर एरिया, समझ में आ रहा है। साइबेरिया क्षेत्र वाला हो गया उच्च अक्षांश। कर्क रेखा के उसके ऊपर चलते चले जाएगा, उच्च अक्षांश चले कर्क रेखा तो मध्य अक्षांश में आ जाएगा ना वो तो। उसके बाद फिर ये इसके साउथ में भी वही बात होगी, ये भी उच्च अक्षांश कहलाएगा। कहाँ पे, 90 डिग्री में ना। निम्न अक्षांश का मतलब 0 डिग्री के क्षेत्र, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब इसका ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री नीचे, ये निम्न अक्षांश के लगभग आएगा। और हकीकत में निम्न अक्षांश जो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ के बीच क्या होता है, निम्न अक्षांश। इसको लो क्या कहते हैं, लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लो प्रेशर बेल्ट, कम दबाव वाली क्षेत्र। क्यों होता है कम दबाव वाले क्षेत्र, ये हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर इक्वल टू लो प्रेशर और लो टेम्परेचर इक्वल टू हाई प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट है ना। हाई टेम्परेचर उच्च तापमान जब होगा तो क्या होगा, लो प्रेशर बनेगी। क्यों कि मान लिया सपोज दैट ये सूर्य की किरणें यहाँ बहुत तीव्र गति से पड़ रही है, बहुत सीधा 90 डिग्री पे पड़ रहा है, इसका मतलब है कि गर्म हो जाएगा ना यहाँ की वायुमंडल। और जब गर्म हो जाएगा तो हवा की प्रवृत्ति होती है, गर्म होने के बाद ऊपर उठता है वो, तो दबाव तो कम जाएगा ना। इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, निम्न दबाव होगा। किसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण। और जहां लो प्रेशर है लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर लो है, इसका मतलब है तो हवा तो गर्म हो ही नहीं रही है, तो दबाव तो बड़ा बना रहेगा ना वो, इसलिए हाई प्रेशर होगा। इसका मतलब है कि जो 0 डिग्री होगी कौन सा होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। होगा कि नहीं होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा। और ये शांत मंडल भी कहलाएगा, है ना। निम्न दाब का क्षेत्र होगा, हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर होती है ना वो तो, इसीलिए तो लू चलता है, गर्म हवा ऊपर में उठने लगती है ना वहां से। लो प्रेशर होता है, उसको हम बताएंगे क्लाइमेटोलॉजी जब आएगा ना तो क्लियर होगा वहां पे, ठीक ना। अभी सिर्फ ये समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होती है, ठीक है। तो ये उच्च अक्षांश ये हो गया, मध्यवर्ती अक्षांश ये वाला हो गया, और निम्न अक्षांश 0 डिग्री कहलाएगा। समझ में आया, कहां तक लिखे।
पुरातन जलवायु में ना उच्च अक्षांशों में कोयला का पाया जाना और प्रवाल भित्तियों को उष्ण शीत व शीतोष्ण, उष्ण शीत और शीतोष्ण, क्या लिखे प्रमाण के बाद, उच्च अक्षांशों में कोयला का पाया जाना और प्रवाल भित्तियों को, प्रवाल भित्ति प्रमाण नहीं, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो होता है, प्रवाल भित्तियों को उष्ण शीत व शीतोष्ण, उष्ण शीत व शीतोष्ण में पाया जाना, जो कि उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियों को उष्ण शीत और शीतोष्ण में पाया जाना, जो कि उष्ण कटिबंध में पाया जाना चाहिए था या पाया जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है, महाद्वीपीय विस्थापन को प्रमाणित करता है। पांचवा पॉइंट, क्या चीज, हाँ हाँ उस अच्छा से बताइए। पांचवा क्या है, पूरा जीवाश्म साक्ष्य, पूरा जीवाश्म साक्ष्य, इसमें 2 पॉइंट लिखिए। अटलांटिक महासागर का पूर्वी तट अटलांटिक महासागर का पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर अटलांटिक महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर मीजोसोर्स, ये क्या है, जंतु है, मीजोसोर्स जंतु है, मीजोसोर्स को कहां तक लिखे अभी आप लोग, मीजोसोर्स जंतु तथा फर्न ग्लोसेप्टारिस, फर्न ग्लोसेप्टारिस वनस्पति पाया जाना, ये फर्न है, फर्न वनस्पति जीव, फर्न क्या होता है, फ्लोरा एंड फौना का नाम सुने हैं ना, ये वनस्पति है, वेजिटेशन है, लाइकेन, ग्लोसोप्टारिस मीजोसोर्स जंतु और ग्लोसोप्टारिस फर्न वनस्पति का पाया जाना, ट्रायसिक काल के स्थलीय सरीसृप, यस पाया जाना, इसी में और लिखते जाना है आपको, पाया जाना, ट्रायसिक काल, ट्रायसिक, ट्रायसिक, ट्रायसिक काल के स्थलीय सरीसृप, ट्रायसिक काल के स्थलीय सरीसृप, सरीसृप सैगनेथस,
ट्रायसिक काल के स्थलीय सरीसृप सैगनेथस का जीवाश्म अर्जेंटीना तथा दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाना। अर्जेंटीना तथा दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाना। पीटी में ध्यान सुन लीजिए, इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। मीजोसोर्स, ग्लोसेप्टारिस एंड सैगनेथस। क्या लिखा अभी तक? मतलब इस किनारे पे पाया जाना, इसका मतलब है कि दोनों कॉम्पैक्ट था। ये भी प्रमाणित करता है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। ठीक ना, आज तक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक ना, अब नेक्स्ट जो है 5, 6, 7 और बचा है, उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे।